गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी इन्वायरमेंट सेक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री को देखते हैं। लेट्स सी द हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में मैंने पहले ही बता चुका है। दो स्कूल हैं हमारे यहाँ पे, एक हेटेरोडॉक्स है, एक ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स तो जिसमें हम बहुत सारी फिलोसफीज़ को देखते हैं, एंड ऑर्थोडॉक्स में हम हिंदुइज्म, सिखिज्म, लेकिन हम जो हेटेरोडॉक्स है, हेटेरोडॉक्स में जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविका को देखते हैं। तो पहली बात तो स्कूल ऑफ थॉट का पता चल गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी। फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, इसमें 24 इंतखार हुए हैं जो हमें फेमसली पढ़ना होता है, दैट द 23rd एंड 24th को पढ़ना होता है। लेकिन ये याद रखने, इसमें विमेन भी हमेशा मेंबर रही हैं, एक या दो। एंड नंबर सेकंड थिंग, जो श्रवण बेलगोला है उसकी हमेशा से इंपॉर्टेंस रही है। ये आई थिंक कर्नाटका में पाया जाता है। एंड इसमें क्या हुआ था कि एक संथारा टाइप ऑफ रिचुअल परफॉर्म करना होता है, जिसमें आप 80 ईयर के बाद आपको खाना नहीं खाना होता है। आप यू गिव ऑल प्लेजर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड पीनेस रिचुअल परफॉर्म करना होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जहाँ पे आप कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो, और यू गिव ऑल द प्लेजर वेदर विद सेक्शुअल, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, सभी प्लेजर को आप छोड़ देते हैं। दो ऐसे राजा रहे हैं आई थिंक, एक तो अशोक घोष एंड चंद्रगुप्त मौर्य का तो मुझे कंफर्म है, लेकिन अशोक घोष का आई एम नॉट कंफर्म, बट ये दो राजा रहे हैं जिन्होंने ये ओपिनियंस को अपनाया था। ठीक है, ओके। एज पर महावीरा की बात करें तो इवन इनमेट ऑब्जेक्ट हैव सोल्स एंड वेरिंग डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। इट मीन दैट जो इनमेट मतलब जो हमारे एबायोटिक होते हैं, एबायोटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर ये कहिए जिसके पास जान नहीं होती है, जो जिसमें आत्मा नहीं होती, जो हम हिंदू हैं तो हिंदू में जो लिविंग बीइंग होते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, जो चल सकता है, जो उग सकता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लिविंग बीइंग। जो अपने आप से अपना काम नहीं कर सकते हैं, उनके पास साल नहीं होती है, सोल नहीं होती है। लेकिन जैनिज्म के हिसाब से जो इनमेट है या फिर इन कोई भी एनिमल, प्लांट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उनके पास हमेशा से एक सोल होती है, कॉन्शियसनेस इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्शियसनेस। जैनिज्म बिलीव करते हैं एक्सट्रीम पीनेंस एंड एस्केटिज्म टू अटेन अल्टीमेट नॉलेज। इट मीन दैट यस, ये एक्सट्रीम पीनेंस को परफॉर्म करते हैं ताकि अल्टीमेट नॉलेज इनको मिल सके, एंड अल्टीमेट नॉलेज क्या करेगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हेल्प करेगा। तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो दोनों के दोनों सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा तो डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो लेट अस सी। महावीर रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट, जिनके पास सोल्स होती है लेकिन डिग्री जो है वेरिएबल रहता है कॉन्शियसनेस। दे पोजेस लाइफ एंड फील पेन व्हेन दे आर इंजर्ड। इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर एज कंसिडर्ड सिनफुल। मतलब क्या है कि वो खुद से तोड़ के किसी चीज़ को, फल को, फ्रूट को एंड बीन्स को नहीं खा सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ अ सीनफुल, इट कंसिडर्ड इट एज द कि सीनफुल एंड, लेकिन जो खुद से गिर जाते हैं उनको खा सकते हैं। वाई टू बी कंसिडर्ड इन सीनफुल? देखिए उनकी कोई मर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनसे अलग कर लें उनके कुछ पार्ट को, तो आई थिंक इट इज़ द काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी कि आप एक सोल के दूसरे सोल को काट रहे हैं। तो उनकी ये फिलोसफी है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य एम्पायर के बारे में है, तो उनमें वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर रहते थे, उनके बारे में दे रखा है। क्या नगरी का सीरियस सुप्रिटेंडेंट को बोला जाता था, गोपा का जूरिस्ट, रज्जुकाज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एंड युक्ताज को सेंट्रल ट्रेजरीज के नाम से जाना जाता था। अब तो कौन सा यहाँ पे सही है? सही की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, बिकॉज नगरी का सिटी सुप्रिटेंडेंट। देखो यार, ये क्वेश्चन जो है यू हैव टू लर्न इट, इट हैज़ नो एनी क्या कहते हैं उसको, देयर इज़ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट तभी हो सकता है जब आपने पूरा मौर्यन एम्पायर समझ लिया, इकॉनमी, फिलोसफी एंड कल्चर कैसा था उस टाइम का, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए आपको स्पेसिफिकली फोकस करके चलना चाहिए। लेकिन आप इनको या तो कहीं पे लिख सकते हैं, नंबर फर्स्ट थिंग, या फिर आप इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आपको लास्ट टाइम इनको पढ़ना है। नोट कि आप जिस तरीके से अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू गेन द नॉलेज बट जस्ट रिवाइज इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। बोथ कोटली एंड मैक्सनीज ने इस म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को मौर्य के टाइम का प्रोवाइड कराया गया है। अर्थशास्त्र में फुल चैप्टर दिए गए हैं, नगरी का और सिटी सुप्रिटेंडेंट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता था, क्या उनकी ड्यूटी होती थी, क्या किस तरीके से लैंड ऑर्डर को कर्टेल कर सकते, कितनी उनकी पावर थी, कितनी उनकी ड्यूटी थी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हार रिटर्न इन द अर्थशास्त्र। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको रज्जुकाज बोला जाता था, एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को गोपाज के नाम से जाना जाता था, जो 15 विलेज का चार्ज संभालते थे। नहीं देखो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामनी के हाथ में होता था, लेकिन इनके ग्रामनी को भी जो हेड करते थे दैट इज़ द गोपा, एंड इसमें 15 विलेज का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट इज द पलवा एडमिनिस्ट्रेशन। पलवा एडमिनिस्ट्रेशन यू नो इट ऑल अबाउट द सदर्न यूनियन की बात है। बात करते हैं जब हम पलवाज की, तो पंडवा, पल्लवा, पंड्या, चेराज, चोला, चालुक्य, चारों के बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे जो पलवाज जो मुझे याद आ रहा है, इन्होंने जो है टेंपल को स्टार्ट करने की प्रथा को स्टार्ट किया था, लेकिन चोलाज के टाइम में वो हाईएस्ट पीक्स पे थे। और मैं जो टेंपल स्टाइल की बात करती हूँ द्रविड़ा की है, यू ऑल नो। ओके, लेट्स सी। जो लैंड ग्रांट की जाती थी टेंपल बाय पलवाज वर कॉल्ड एज द ब्रह्म मध्य। मतलब क्या है कि जो लैंड डोनेट करते थे
टेम्पल को बनाने के लिए उसको ब्रह्मदेवा बोला जाता है, उस लैंड को ब्रह्मदेवा बोला जाता था। लैंड गिवन टू ब्राह्मण एज ए फ्रॉम टैक्स, इट मीन दैट द टैक्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम द ब्राह्मण। तो नंबर थर्ड, ट्रेडर एंड आर्टिजन जो है पेड टैक्स करते थे ताकि हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। तो पता नहीं कौन सा सही है? यस, थर्ड सही है बिल्कुल। थर्ड जहाँ पे सही है तो फर्स्ट एंड डी तो नहीं होगा, तो बी एंड सी में से तो सेकंड ऑटोमेटिकली सही है। यस, ब्राह्मण को टैक्स नहीं देना होता था। जो पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्रह्मदेवा कहते हैं। आई थिंक सो इट विल बी राइट। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट नहीं। जो लैंड ग्रांट टू द पल्लवास वर कॉल्ड ब्रह्मदेव। नो, देखते हैं द किंग प्रोवाइड लैंड ग्रांट टू द टेम्पल नोन एज द देवधना, इनको बोला जाता था। जो लैंड ग्रांट कर दी जाती थी देवधना, एंड ब्राह्मण नोन एज द ब्रह्मदेवा। जो ब्रह्मांड को जो लैंड दी जाती थी वो ब्रह्मदेवा थी, ताकि उनको अपना जो काम है, अपनी जो लाइफ है, जो उनकी वेलबींग है वो सस्टेन करने के लिए ब्रह्मा को जो लैंड दी वो ब्रह्मदेवा थी। एंड देवधना जो द्रविड़ स्टाइल, डी से देवधना है, डी से द्रविड़ स्टाइल को टेम्पल को बनाने के लिए जो लैंड दी जाती तो देवधना लैंड उसको बोला जाता है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मतलब पता कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लैंड टैक्सेस वर द प्राइमरी सोर्स था गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये तो हमेशा से रहा है। किसी भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए टैक्स और लैंड टैक्स हमेशा से, जैसे इंडिया एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो उनके लिए लैंड रेवेन्यू ही सबसे प्रायर था। इवन हम वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ द मेडिवल, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता, सर्विस की तो कुछ रही है मत, कहीं मत, जजमानी सिस्टम वहाँ पे लागू होता था। एंड इट इज़ वेरी मच मोर ऑफ लिमिटेड इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेट इज द रंपा रेबेलियन 1879 में हुआ था, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। क्या ये रेबेलियन था अगेंस्ट ब्रिटिश इन द हिल ट्रैक्ट ऑफ विशाखापट्टनम? नंबर फर्स्ट थिंग, ये जो जमींदार के द्वारा लेड किया जा रहा था। बैन ऑन द टोडी टैपिंग वाज इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द रेबेलियन। तो जो हमारा टोडी टैपिंग एक टाइप से क्रॉप थी तो उसको बैन करने की वजह से ये लेकर आया गया था। तो बताएं कौन सा यहाँ पे सही है? सही की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ये सही विशाखापट्टनम, आई थिंक आंध्र प्रदेश में शायद ये रहा हो, जहाँ तक विशाखापट्टनम एंड विशाखापट्टनम बोला। 1879 की हम बात कर रहे हैं। एंड इट वाज लेड बाय जमीनो, ये टेनेंट्स के द्वारा लेड किया जा रहा था। एंड बैन ऑफ टोडी टैपिंग, ये सही है, जिसकी वजह से रीजन है। लेट्स सी, इट वाज इंसर्क्शन बाय द हिल ट्राइब इन रंपा रीजन ऑफ द विशाखापट्टनम हिल ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ऑफ विशाखापट्टनम प्रेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी एंड जमींदार। जो हिल ट्रैक्ट ऑफ विशाखापट्टनम के वो हिल ट्राइब्स को इनहेबिटेड कर रहे थे। दिस टाइप वर पेड रेगुलर ट्रिब्यूट टू द जमींदार और मनसबदार, लेकिन वो खुद की मर्जी से होते थे। लेकिन जब किसी चीज़ को प्रेस्क्राइब किया जाता है, जब उनके विल के अगेंस्ट आप कुछ लेते हो, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू द मैनकाइंड इन पर्टिकुलर। देन द जमींदार ऑफ द रीजन एन ऑपरेसिव टेरेंट थे, दीज वर रेट होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट सामने लॉ मेकिंग टोडी टाइपिंग इलीगल एंड इंट्रोड्यूसिंग अ टोडी टैक्स। मतलब इंट्रोड्यूस अ लॉ मेकिंग टोडी टाइपिंग, मतलब कि जो टोडी टाइपिंग को ला बनाने के लिए इंट्रोड्यूस टोडी टैक्स। दे वुड नॉट हैव बीन अ डील टू द हिल ट्राइब बट टोडी टाइपिंग वाज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, सो इट इज़ क्वेश्चन इन देयर कल्चर। जब क्वेश्चन लिवलीहुड पे आ जाता है या फिर कल्चर पे आ जाता है तो हमेशा से रिएक्शन या फिर रिएक्शन और क्या कहते हैं कन्फर्मेशन हमेशा से होता है। तो वही उसी का ये रिजल्टेंट है, रिएक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोकियांग रेफर टू द फोर कास्ट हरसार, अंथर, वलीगर एंड वेल्लार। कंसीक्वेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरसरा। हरसरार क्या रूलिंग क्लास है, अंथर अनटचेबल, वनीगर सोल्जर एंड वेल्लार एग्रीकल्चरिस्ट। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? वेल्ला, यस, वेल्ला जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, क्योंकि देखो जो वेले होते हैं वो एग्रीकल्चर ही करते हैं, तो इस वजह से याद रखो 4, ठीक है। तो सी एंड डी नहीं होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ का देखते हैं। वनीगर, वनीगर आई थिंक वनीगर अनटचेबल होते हैं। गर, देखो वानी से जो अच्छे नहीं होते उनको अनटचेबल से याद रख लीजिए। एंड अरसार, और रूलिंग क्लास आर लास्ट में है तो रूलिंग क्लास से याद रखना ARSR, तो रूलिंग क्लास इज फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। एंड वनीगर आर द अनटचेबल एंड अंथराज आर द शोल्डर, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट। यू कैन सी हियर द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोलिका रिवोल्ट 19th सेंचुरी में हुआ था। क्यों हुआ था ये? जनरल डिस्कंटेंट था फॉरेन रूल की वजह से, या फिर ऑपरेशन लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, या फिर ट्राइबल फॉरेस्ट रिवर्स टीम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन करने स्टार्ट करने लगी थी। एनिमिटी जो ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल में बढ़ गई थी। आई थिंक जो जनरल रीज़न था वो भी था, हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है अजीब तरीके से हैंडल किया है। एंड इट इज द रीजन बिहाइंड द एनी ऑफ द रिवोल्ट दैट आर फाउंड इन द 19th सेंचुरी। बेसिकली पोलिका एंड पोलिकार वार्स फोर्ट किया गया था। पोलिकार ऑफ द फार्मर ऑफ द त्रिवन्नवली किंगडम तमिलनाडु एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले तो जो है वहाँ के जमींदार एंड जो टीलर थे उनके बीच में था, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट सामने आई जमींदार को बचाने के लिए कि क्यों नहीं से ही वो परमानेंट सेटलमेंट या रेतवाड़ी सिस्टम लेती। तो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इनटू द पिक्चर, सो दैट दे बिकेम द रिवोल्ट ऑफ द ब्रिटिशर एंड द टीलर पीपल। मोलिबा पे, और ये बेसिकली जो पोलिगारी रिजल्ट रिवोल्ट है ये जो है मुस्लिम एंड हिंदूज़ का भी कहीं ना कंट्राडिक्शन कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं।
द ब्रिटिश फाइनली वॉन द वॉर, ये तो ठीक है। द ब्रिटिश विक्टोरी ओवर द पोलीगर ब्रोक द लार्जर पार्ट ऑफ तमिलनाडु इन ब्रिटिश कंट्रोल। तो साउथ इंडिया में जो है स्टैंग होल्ड है वो बढ़ गया था तमिलनाडु, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन द तमिलनाडु रीजन। पोलिकल वार और पोलिक्यार वार से इसके नाम से जाना जाता है। एंड द फॉर्मर त्रिवन, इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, ये जो है टाइम पीरियड दे रखा है, क्यों हुआ था, टैक्सेस ऑप्रेसिव एंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द चार्टर ऑफ 1813, मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया है। देखो इसमें सबसे पहली बार तो एजुकेशन के लिए पैसे दिया गया था, इंग्लिश एजुकेशन या फिर सिंपल एजुकेशन, नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, 1833 में हमारा सिविल सर्विसेज के लिए एक गाइडलाइंस लेकर आई गई थी, लेकिन सिविल सर्विस को अप्लाई नहीं किया गया था। 1853 में अप्लाई किया गया था, लेकिन थोड़ा सा वो था। नंबर थर्ड थिंग, जो हमारा IPC एंड CRPC को उनको कोडिफाइड करने का प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। एंड मकौले यहाँ पे उन्होंने मकौले आए थे एंड वो फर्स्ट लॉ कमीशन थे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने जो इंग्लिश माइन्यूट है वो स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया था, जिसमें कुछ जो अपर क्लास के पीपल है उनको एजुकेट किया जाए एंड दैट और गोइंग टू द, लेकिन वो बाकी मासेस को पढ़ सकें। एंड उनका जो मेन थीम थी कि वो ब्लड एंड फ्लैश से जो पीपल हैं वो इंडिया के रहेंगे, लेकिन टेस्ट जो है उनका ब्रिटिश का रहेगा। ये इनका मेन मोटिव था एजुकेशन को लाने का मकौले सर का। एनीवे, इट इज़ वेस्टेड ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट मीन दैट द जो मिलिट्री एंड सिविल पावर है जो गवर्नर जनरल को, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा दे दी गई थी। ऐसे मैं बताना बोलूँगी, ये सही है। इन्होंने ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। नंबर थर्ड, ये इन्होंने एक्ट जो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई थी 1833 में ही। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, बिकॉज सेकंड इज नॉट करेक्ट। व्हाई इट बी सो? व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? ओके, उन्होंने ओपन कंपटीशन जो 1853 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन यार ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है। वैसे स्टार्ट कहीं ना कहीं हिंट दे दिया गया था। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। इट मेड द गवर्नर जनरल जो है, जब भी उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये पहले नाम भी चेंज किया गया था। एंड सिविल एंड मिलिट्री पावर को कुछ ना कुछ पावर देके ही हम किसी का नाम चेंज करते, तो डेट्स लाइक डेट ओनली। इट रिप्रेजेंट द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर को उसको ले लिया गया था। वाइट भी सो बिकॉज दे वांटेड टू कंसोलिडेशन द पावर। एंड 1961 के बाद डिकंसोलिडेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। इट इंटेंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकमेंड, मतलब क्या कि अब जो नेचर था बॉडी का चेंज हो गया था, कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1850 इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 11th क्वेश्चन है ऋग वैदिक आर्यन के बारे में। देखो ऋग वैदिक आर्यन आई थिंक बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो लेट्स सी। देयर आर नो एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ द आयरन बाय ऋग वैदिक पीरियड। तो क्या ये सही है? क्या वैदिक आर्यंस के पास आयरन की खोज नहीं थी? इवन अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे ऋग वैदिक टू द वैदिक एंड लेटर वैदिक, उससे पहले भी जो हमारा न्यूलिथिक कल्चर है वो एक, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट डिफरेंस बिटवीन द वैदिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन द यूज ऑफ द आयरन, ठीक है। नंबर सेकंड, ट्रेड वाज कंडक्टेड ऑन द बार्टर सिस्टम। इज इट? क्या ट्रेड जो है हमारे अंदर इतनी फ्रेटर्निटी, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन था कि हम बार्टर सिस्टम को यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड, कॉइन्स जो है, कॉपर कॉइन जो है उनको निशाका से बोला जाता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे इन लार्ज ट्रांजेक्शन। तब तक कौन सा यहाँ पे सही है? सही की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे बी सही है। यस, आयरन को वो जानते थे, उसका यूज़ भी करते थे। फर्स्ट गलत हो जाएगा तो सेकंड अपने आप ही सही है। यस, दे कंडक्ट बार्टर सिस्टम कंडक्ट करते थे, लेकिन थर्ड उनको निशाका नहीं बोला जाता। लेट्स से वो काव को यूज़ करते थे, नोट कॉपर कॉइन से अगर लार्ज ट्रांजेक्शन का यूज़ करना होता तो। ऋग्वेदा वर पेस्टोरल पीपल थे, मेन ऑक्यूपेशन उनका कैटल रंग था। जो वेल्थ था उनका एस्टिमेट इन टर्म ऑफ देयर कैटल, देयर परमानेंट सेटल इन नॉर्थ इंडिया एंड दे बिगन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विद द नॉलेज एंड यूज ऑफ आयरन। दे वर एबल टू क्लीन फॉरेस्ट, ब्रिंग मोर लैंड एंड द कल्टिवेशन। ट्रेड वाज अनदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। रिवर जो यहाँ पे थी, ट्रेड कंडक्ट किया जाता था। एंड इन लेटर टाइम गोल्ड कॉइन, जिसको निशाखा बोला जाता है, निशाका, तो वो स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ज्यूरिडिक्शन। तो लेट्स सी, आपको मैच करना है राष्ट्रकूटा एम्पायर जो गुजरात का, महाराष्ट्र का रीजन है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तक फैला हुआ था राष्ट्रकूटा एम्पायर एंड द रिस्पेक्टिव जुडिशन। तो राष्ट्रपिताज, भोगपिताज, विशाखापतिज, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी यहाँ पे सही है। फर्स्ट का भी राष्ट्रपति जो है प्रोविंसेस को बोला जाता है, तो राष्ट्रपतिज ये आप याद रखना। एंड सेकंड का ए है, भोगपति को विलेजेस को हेड करना होता था एंड विश्वपति को, थर्ड का सी, डिस्ट्रिक्ट को हेड करना होता था, ठीक है, समझ में। देखो राष्ट्रपति को आप प्रोविंसेस से याद कर सकते हैं, उसकी नेक्स्ट यूनिट है डिस्ट्रिक्ट को विश्वपतिज एंड भोगापति जो भोग बहुत ज़्यादा करते थे वो विलेज को हेड करते थे, ठीक है। राष्ट्रपति एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंस कॉल्ड राष्ट्र अंडर द कंट्रोल ऑफ द राष्ट्रपतिज। देवर फर्दर डिवाइडिंग टू विशा, जिसको हम विशापति बोले थे, एंड फिर भोगपति को, जिसको नेक्स्ट डिवीजन था विलेजेस को कंसिडर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कुद्या शक्षा इन मौर्य एम्पायर, जो है एक ऑफिसर था। कौन है ये? कुद्या शखा। मौर्य एम्पायर वाज एन ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ, किसका था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, बस आप याद रखें। आई एम नॉट गोइंग सो मच ऑफ डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो ब्रह्मीज वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार एंड
फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। देखो मैं इसके हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किस तरीके से कंसोलिडेशन स्टार्ट, पहले बंगाल में स्टार्ट गए, फिर दे गो इनटू द मैसूर एंड देन दे गो इनटू द बंगाल एंड देन द सिख वार है तो सबसे लास्ट में रखिएगा। तो आप सी एंड डी को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। बात करते हैं 1 की या फिर 4 की आई, 1 या 4 में कन्फ्यूज़न है क्योंकि थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, सेम है दोनों का। तो जो कन्फ्यूज़न है फर्स्ट और फोर्थ में मराठा एंड मैसूर, तो मेरे हिसाब से मैसूर स्टार्ट होगा पहले, तो मैसूर, तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाए। सबसे पहले मैसूर है, फिर वो गए मराठाज जो बंगाल और द बंगाल नहीं मुंबई और द महाराष्ट्र वाला पार्ट है। यू कैन सी द ऑप्शन है। कम कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वाज 70 60 69, 70 75 से 78 मराठा, रमीज 78 24 से लेकर 26 एंड एंग्लो सिख वार 45 से लेकर 46 है। खेड़ा पीजेंट मूवमेंट जो है कंसर्न किस चीज़ से लिए? जो सीलिंग लॉज था कच रीजन का। नंबर सेकंड प्रीमाइज जो टैक्सेशन फार्मर को लिया जाता था जब हार्वेस्ट नहीं उगाई जा सकती थी। बेटर कंडीशन जो लैंडलेस लेबर का था या नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है खेड़ा के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये फ्लड किया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उन्हीं वहीं पे ही जो वुमेन थी उनके द्वारा उनको, आई रियली सॉरी यार, ये दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ये देखो आई एम रियली सॉरी, जो मैंने बताया वो भूल जाइए। देखो ये खेड़ा जो मूवमेंट है 1919 की ये बात है, थिंक 19 और 20 खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। लड़की किसके द्वारा किया जाता था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये थर्ड मूवमेंट था जहाँ पे स्ट्राइक भी हुई थी एंड डिमिशन ऑफ टैक्सेस जो फार्मर थे, तो ये उसकी वजह से ही लड़के। तो भी यहाँ पे खेड़ा मूवमेंट स्ट्रगल नोन एज द टी टैक्स पीजन स्ट्रगल भी इसको कहा जाता है। सत्याग्रह जो 1919 में लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हिंदू याजनी के MM जोशी, शंखल पारिक एंड सेवरल अदर पीपल आर देयर फॉर द सत्याग्रहीज को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द पैलियोलिथिक साइट के बारे में। पैलियोलिथिक साइट आई थिंक, देखो पैलियोलिथिक साइट जो है हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड किस तरीके से डिवाइड है? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में ज़्यादा हमारे पास टाइप ऑफ आर्ट मिलती है, स्कल्पचर मिलते हैं, लेकिन पेंटिंग्स मिलती हैं, बट इज नॉट मच मोर ऑफ द सेडेंटरी नेचर ऑफ द पीपल राइट नाउ, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग पेस्टोरल वो फॉर्म में रहे हैं, कोई ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं है यहाँ पे। और ये जो साइट है मेनली जनरली जो है वाटर सोर्सेज के पास ही पाई गई है। तो साइट जो है जनरली लोकेटेड नियर द वाटर सोर्सेज इट। नंबर सेकंड सम ऑफ द फेमस साइट पैलियोलिथिक सोलरमैनी पटवार प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। हॉर्टिकल्चर जो है स्टार्ट किया जा चुका था इन दिस रीजन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही? मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इतने सही होने चाहिए, बट आंसर इज करेक्ट इज बी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। हॉर्टिकल्चर ओके, एग्रीकल्चर वो नहीं जानते थे राइट। हंटर एंड गैदरर सोसाइटी थी। सम ऑफ द फेमस जो ओल्डेस्ट एज इंडिया है सोन वैली, शिवालिक, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ इन नर्मदा वैली, कर्नूल इन आंध्र प्रदेश एंड अति कर्म का इंडिया चेन्नई। तो आप ये देख सकते हैं पानी की वाटर बॉडीज के हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हॉर्टिकल्चर, प्रिमिटिव कल्टीवेशन जो मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज में स्टार्ट हुआ था, ना कि पैलियोलिथिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होता है आर्यभट्टा मध्य देश एंड दक्षिण रेफर टू द, किस चीज़ से ये रेफर किया जाता है? दक्षिणापथा। तो ये किंगडम थे आर्यन द ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन। नंबर सेकंड टाइलस टू द रूल ऑफ द कुरु किंगडम, डिवीजन ऑफ द इंडियन रेफर टू द लेटर वैदिक टेक्स्ट। आई थिंक सी होना चाहिए। यस, ये जो डिवीज़न है मध्य देश जो है मध्य भारत का है, आर्यवर्त जो है पूरे इंडिया को ही शायद कहा जाता हो। एंड अग्निपथ जो है जो हमारा ककाटी डायनेस्टी के जो सतकर्णी थे, सतवाहना के आई डोंट नो व्हाट इज द पीरियड, सतकर्णी के टाइम में उसको दक्षिण पथ कहा जाता था। द लेटर वैदिक पीरियड रेफर टू द थ्री आर्यवर्त इंडिया को, मध्य देश सेंट्रल इंडिया, दक्षिण पश्चिम सदर्न इंडिया को ये बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट वाज एग्रीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फिक्स्ड रेवेन्यू यहाँ पे लिया जाता था, जमींदार हैड टू पे। नंबर सेकंड रेवेन्यू से कलेक्शन जो है ओनली मोटिव ये था कि हम किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर। मतलब क्या कि उनको फार्मर की प्रॉब्लम से कोई कंसर्न नहीं था, बल्कि सिर्फ कंसर्न था तो रेवेन्यू लेने से। नंबर थर्ड जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे एंड गवर्नर ऑफ बंगाल परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस, तो क्या कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इसको परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। आई थिंक तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए, तो बी यहाँ पे सही है। चार्ल्स कॉर्नवालिस नहीं थे वो, देखो ये अपने नाम चेंज कर दिया गया है। चार्ल्स कॉर्नवालिस जरूरत बंगाल आई थिंक डी। आई थिंक तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ही है। परमानेंट सेटलमेंट जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी बंगाल में एंड देन फिर कन्फाइंड थी नॉर्थन इंडिया में। नंबर सेकंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है स्टैट्यूटरी बैकिंग देता था परमानेंट सेटलमेंट को। तो अब कौन सा यहाँ पे सही है? सही की बात करें तो दोनों के दोनों गलत हैं। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी फर्स्ट इन बंगाल एंड बिहार एंड द लैंडेड इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट and Madras and Varanasi also, some of the district of the Madras and Varanasi. The system eventually spread in northern India by series of regulation dated 1793. This regulation जो है remained place until the Act of 1833. Just a minute.
क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहितवाड़ी सिस्टम दोनों के दोनों वैसे गलत हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रोहितवाड़ी सिस्टम में है। पहली बात तो बता दूँ किस तरीके से सेटलमेंट थी। तो जमींदारी सेटलमेंट यहाँ पे थी, रोहितवाड़ी यहाँ पे थी, एंड देन महलवाड़ी यहाँ पे थी शायद। यस, सिख वाले रीजन में महलवाड़ी थी। तो रोहितवाड़ी सिस्टम जो है लैंड रेवेन्यू का था, जहाँ पे थॉमस मनरो के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। इन दिस सिस्टम पीजेंट जो है रेगुलेट करते थे ओनर एज द लैंड एंड टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड। द पीजेंट से ही जो डायरेक्टली टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट करती थी। नंबर थर्ड इज द प्रोटेक्टेड रोहितवाड़ी सिस्टम द रोल ऑफ द मनी लैंड वाज जस्ट रिड्यूस, यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो अपन कौन सा यहाँ पे सही है? थर्ड सही है। रोहितवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस, यस ये भी सही है। फर्स्ट भी सही है। इन दिस सिस्टम पीजेंट वर रिगार्डेड द ओनर, ये गलत है। सेकंड इज रॉन्ग हियर, तो बी यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। आई थिंक रोहितवाड़ी सिस्टम वाज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दिस थॉमस मनरो 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट अलाउड द गवर्नमेंट डील विद डायरेक्टली कल्टिवेटर फॉर द रेवेन्यू कलेक्टिंग एंड गिव द पीजेंट फ्रीडम टू कैटर सीड और एक्वायर न्यू लैंड कल्टिवेशन। द पीजेंट वर रिगार्ड द ओनर ऑफ द लैंड। रिगार्ड किया जाता है बट दे आर नॉट द ओके, अच्छा रिगार्डेड है, रिगार्डेड, यस रिगार्ड किया जा सकता है बट इट नॉट द ओनर। अच्छा, मनी लैंडर का रोल नहीं रिड्यूस होता है, लेट्स सी। But since high taxes had to be paid in cash, the problem of moneylender came into the slow. They further burdened the peasant with the heavy interest. तो मतलब मनी लेंडर की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। ओके, थैंक यू।